जय श्री कृष्ण। ओपन योर माइंड वर्कशॉप में सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नासिक माहेश्वरी महिला मंडल और मारवाड़ी युवा मंच को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस टॉपिक की अहमियत समझी है और सोसाइटी और देश के फायदे के लिए इस रीना भाभी अनम्यूट करो। ओके। जय श्री कृष्ण। ओपन योर माइंड वर्कशॉप में मैं सभी यंग एजर का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नासिक माहेश्वरी महिला मंडल और मारवाड़ी युवा मंच को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस टॉपिक की अहमियत को समझी है और सोसाइटी और देश के लिए इसका वर्कशॉप का आयोजन कर किया है। वर्कशॉप तो यंग एज के लिए है, तो फिर इससे सोसाइटी और समाज को कैसे फायदा होगा, यह सवाल शायद आप सबके मन में आ रहा होगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि किसी भी देश का भवितव्य और उस सोसाइटी की उन्नति ये उसमें आने वाली नई पीढ़ी के ऊपर डिपेंड करती है। नई पीढ़ी का स्वास्थ्य कैसे है, उनकी हेल्थ कैसी है। हेल्थ यानी फिजिकल एंड मेंटल, यानी शारीरिक यानी मानसिक, ये दोनों हेल्थ के ऊपर उस देश का तरक्की और उन्नति डिपेंड करती है। आने वाली पीढ़ी खुद के साथ उसकी फैमिली, उसका समाज, ये सोसाइटी और देश, उन सबको आगे ले जा सकती है। यंग एज यानी 10 से 24 साल की उम्र। भारत की आबादी में 23% यानी 23% इस एज के बच्चे हैं। पूरे विश्व में 6 में से एक इस एज ग्रुप में का बच्चा आता है। इसको बच्चा बोले या बड़ा बोले, ये कंफ्यूजन सबको रहता है, क्योंकि चाइल्डहुड यानी अडल्टहुड को जोड़ने वाली ये सुनहरी सीढ़ी है। आप लोगों को गुस्सा आता होगा अगर कोई आपको बच्चा बोले, और अगर कोई आपको जिम्मेदारी या कोई काम सौंपाए तो आप लोगों को डर या फिर उसमें करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होती है। ये आप लोगों का दोष नहीं है, ये इस उम्र का दोष है। ये उस उम्र का फायदा भी है, क्योंकि ये उम्र ही है जोश, मस्ती, तरक्की और प्यार भरी। भगवान ने जो हमें अनमोल जिंदगी दी है, इस जिंदगी के महत्वपूर्ण साल, सुनहरे साल हम इस उम्र में बिताते हैं। घर, परिवार और अपने रिश्तेदारों के साथ ही हम अपने दोस्तों की अलग दुनिया बनाते हैं। सारी उम्र साथ निभाने वाले ऐसे दोस्त इस आयु में हमें मिलते हैं। दोस्तों, इस उम्र का इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करें तो आने वाला वक्त हमें खुशहाली दे सकता है। सही टाइम पे सही आदमी से सही सलाह लोगे तो जिंदगी खुशहाली में बदल जाएगी, पर गलत आदमी से गलत तरीके से गलत सलाह लोगे, गलत संगत में जाओगे तो अपने अरमानों के ऊपर अपन खुद ही पानी फेर देंगे। और यही वजह है जब बच्चा 10th में 95% लाता है, वही बच्चा 12th में जैसे ही आता है तो उसको फर्स्ट क्लास मिलना भी मुश्किल हो जाता है और अपना भविष्य वो खुद अंधकार में लेके जाता है। हम सब जानते हैं कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वन टाइम, बट सबके लिए अपॉर्चुनिटी आती है, बट जरूरत है हमें उस अपॉर्चुनिटी को समझने की, उसको पहचानने की, उसको रिकॉग्नाइज करके एक्सेप्ट करने की और उससे यूटिलाइज करने की। बच्चों में आप और बड़ों को सबको बताना चाहूंगी कि ये जो उम्र है, इसके साथ जो फायदे हैं, इसके साथ बहुत से टोटे हैं, इसके साथ बहुत से इसके साइड इफेक्ट्स भी है। इफ आई बिगिन विद माय स्लाइड शो, अगर आप देखना चाहोगे कि ये जो है माइंड, जो अपना दिमाग यानी ओपन योर माइंड, हम सब लोग सब पहचानते हैं। वैसे ही वाईफाई का कनेक्शन अपने दिमाग में हमेशा सतर्क रहे, कनेक्ट करने की, सही अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट होने की, सही सुझाव को और सही संगत को मानने की।
ये जो उम्र है, ये पूरी उम्र हमारी तितलियों की जैसी है, कभी हम यहाँ पे रहेंगे, कभी वहाँ रहेंगे। उसी की तरह अपना मन है, जो पल भर में ये चाहेगा इंजीनियर करो और दूसरी पर चाहेगा डॉक्टर बन जाओ, कभी चाहेगा टीचर बन जाओ, तो कभी बोलो नहीं बाबा सीए की पढ़ाई करके तो देख लो। और ऐसी ये उम्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये उम्र के जो फायदे हैं उसमें ये जो है, पूरी अपनी जिंदगी में सबसे हेल्दी पीरियड इसी उम्र में आता है। सबसे हेल्दी पीरियड है ये, जहाँ पे आप देखोगे बीमारी एकदम कम होती है, रेजिलियंट यानी तरफदारी उम्र होती है, जहाँ चाहो वहां पे पानी निकालो, इस तरह की सोच होती है। कंस्ट्रक्टिव यानी हम अपना फ्यूचर इस पीरियड में बिल्डअप कर सकते हैं। फिजिकल, साइकोलॉजिकल यानी शारीरिक, मानसिक और अपने इस युग में आते हैं। साथ ही में इस युग में हमारे पास आती है मैच्योरिटी, जो हमारी सेक्सुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी होती है। मैम, अगर यस एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, कैन यू हियर मी? इज इट ओके? इज इट ओके नाउ? मैम आपका माइक थोड़ा पास में रखिए। No, ma'am. Is it okay? यस मैम। Okay. So I will go ahead with this. Yes, Is it okay? Ball down. अगर बॉल नीचे गिर रहा है तो you are supposed to stop there. जैसे ही 60 सेकेंड खत्म हो जाएगा, मैं आपको स्टॉप बोलूंगी. Is that okay with you? Yes, ma'am. So I am starting with the timer and your time start now. Go ahead. It's for the 60 seconds. You are supposed to transmit your ball from the left to right, right to left again. Reena Bhabhi, unmute yourself. Reena Bhabhi, please unmute. Reena Bhabhi, please unmute karo. Yes, I am doing. So it's a stop. Everybody please stop. अभी जो भी अपनी फिगर आई है उसको एनालिसिस कीजिए कि आपने जो अपना इस अनम्यूट करो. It's my kind request, don't mute me again and again. It is getting difficult to come back from the slideshow. Reena Bhabhi, just I'm interrupting you for a minute. If anybody unmute yourself without any reason, I will remove you from the meeting. I have already removed 4 to 5 participants. Is that clear to all of you? And please stop your video, otherwise also I will remove you. Stop your video. Yes, ma'am. Kruta Chelar, please stop your video. Yes, Reena ma'am. Yes, thank you very much. I just hope कि everything will go smoothly. अभी जो आपने नंबर लिखे हैं आपके बॉल गेम के, तो किसी ने ओवर एस्टिमेट किया होगा, यानी लिखा होगा 500 और बनाए हैं 200. किसी ने अंडर एस्टिमेट किया है खुद को, यानी लिखा है 50 और बनाए हैं 250, या किसी ने इक्वली भी किया है. सो ये क्या बता रहा है बॉल गेम अपने को कि हम जिंदगी में कभी खुद को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं और कभी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड बोथ आर इक्वली हार्मफुल.
ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस दोनों अपने लिए हानिकारक है। अगर आप देखना चाहोगे कि इस एज में सबसे ज्यादा डेथ का कॉज है एक्सीडेंट एंड सुसाइड। वेस्टर्न कंट्री में एक्सीडेंट इज द मेजर कॉज ऑफ द डेथ ड्यूरिंग द यंग एज एंड सुसाइड इन अवर इंडिया। हाफ ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर जो अडल्ट में दिखाई देते हैं वो इस एज में शुरू हो जाते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 21st सेंचुरी को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की सेंचुरी डिक्लेयर किया हुआ है। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट जो अपने फैमिली, अपनी लाइफ, अपने प्रोफेशन पे इम्पैक्ट करता है। 50% ऑफ न्यू HIV इन्फेक्शन इस एज में ऑकर होते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, HIV ऐसा इन्फेक्शन है, एक बार हो गया कि कितनी भी कोशिश करो जाएगा नहीं। टिल डेथ इट इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इन ऑल द एस्पेक्ट। टीनेज ब्रेन ये बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, बहुत सारे उसमें ख्यालात आते हैं। एंड व्हाई ऐसे क्यों होता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए, फ्रेंड भी चाहिए, मम्मी भी चाहिए है और बहन भी चाहिए, उसके साथ मुझे खुद की बॉडी इमेज भी बनानी है, खुद के लिए कुछ अच्छा करना भी है। इसकी वजह क्या होगी? क्या लगता है कि ये क्या वजह से हो रहा है? ये अदर एज में क्यों नहीं होता है? क्यों इसी एज में हो रहा है? इसकी वजह है ये अपने ब्रेन का पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे हम बोलते हैं। इसकी मैच्योरिटी जो होती है ये 24 से 25 साल में ये मैच्योर होता है पूरी तरह से। यानी तब तक ये ब्रेन का हिस्सा अपना इमैच्योर है। और कोई भी चीज जो इमैच्योर है वो सही तरीके से उसका काम नहीं कर पाती है, भले ही वो ब्रेन रहो या फिर कोई पौधा रहो। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता क्या है? ये अपने गोल एंड प्रायोरिटी को सेट करता है, अपने को सेटिंग करने में मदद करता है, अपने प्लानिंग करने के लिए मदद करता है। इसकी वजह से ही है कि इस एज में बच्चे मल्टीटास्किंग नहीं हो सकते हैं। मम्मी बोलती है क्यों रे भाई, तुझे बोला था गैस की ओर ध्यान देना और तू टीवी में रह गया और मोबाइल में ही रह गया। ये इस उम्र का दोष है, आपका नहीं। इम्पल्स इनहिबिशन, कोई भी थॉट आता है तो हम तुरंत से उसका एक्सेप्ट करते हैं, भरे वो एंगर हो, जेलसी हो या कुछ डिप्रेशन हो। यही वजह है कि हम सुनते हैं कि 7th स्टैंडर्ड की बच्ची, उसको मोबाइल नहीं मिला तो उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने खुद के आए हुए इम्पल्स को रोक नहीं पाई। उस इम्पल्स को उस टाइम पे अगर उसने रोका होता तो आज वो दिन नहीं आता था जो उसके फैमिली को फेस कर पा रहा है। डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का डिफरेंशिएशन हम इस एज में नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि बहुत सी बार हम गलत संगत में आ जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। बचपन से सोचते हैं कि मुझे तो डॉक्टर बनना है और सडनली हम सोचते हैं कि नहीं ठीक है चलो बीकॉम ही कर लूंगा। बीकॉम करना बुरा नहीं है, लेकिन उसका आगे यूटिलाइज करना जरूरी है। इमोशनल कंट्रोल, जैसे मैंने पीछे ही बताया कि इमोशनली बहुत लेबाइल होती है ये एज, तुरंत बुरा मान जाती है, भले ही कुछ हो। माँ ने बोला तो भी बुरा मान लेगी, फ्रेंड ने बोला है तो भी बुरा मान लेगी, किसी फ्रेंड ने आंसर नहीं दिया SMS का तो भी बुरा मान लेते हैं। इतनी ये सेंसिटिव होती है ड्यू टू दैट कॉर्टेक्स ओनली। हम चाहते हैं कि पास में रहे, प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे, क्या करना चाहिए? ये इस एज का कॉमन प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हमें माइंडफुल होना चाहिए, यानी माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, जबकि इस एज में माइंड हो जाता है टोटली फुल ऑफ एवरीथिंग, फ्रॉम प्रोफेशन, करियर, स्टडी टू फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज देयर इन योर माइंड। कौन नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी खुशहाली से भरी रहे, हरी भरी होए, जहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल ना हो, जहां तक देखो अपना ही राज है, बस मैं और मेरा काम। लेकिन क्या ये सबके लिए पॉसिबल है? जस्ट थिंक ऑफ वन आइडियल पर्सन इन योर लाइफ, कोई भी हो, भले ही वो आपके पिताजी हो, फ्रेंड हो, टीचर हो, कोई एक्टर एक्ट्रेस हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो। ऐसे कोई भी एक आइडियल पर्सन को आपके दिमाग में लाजिए जो आपका आइडियल है। अब बस उस पर्सन की 3 क्वालिटी आप दिमाग में लाइए और वो पेपर पे लिख लीजिए। कौन सी वो 3 क्वालिटी है जो आपको उस पर्सन का, वो पर्सन आपका आइडियल बन गया है?
क्या चीज है जो पर्सन की आपको इतनी अच्छी लग रही है कि आपको बस सोते जागते वही आइडिया लग रहा है? प्लीज वो 3 क्वालिटी आपके पेपर पे लिख लीजिए। बस कोई भी हो, भले ही वो उसका हैप्पीनेस हो, स्मार्टनेस हो, या उसका स्माइल हो, उसके आईज हो, व्हाटएवर, या वे ऑफ टॉक हो। अब मैं बताना चाहूंगी आपको, जो आपने 3 क्वालिटीज लिखी है, आई जस्ट होप कि सबने लिखी है। आई एम नॉट आस्किंग एनीवन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन वॉइस। जो भी क्वालिटी आपने लिखी है उसको एनालाइज कीजिए। क्या है वो क्वालिटीज? क्या वो क्वालिटीज आईक्यू से रिलेटेड है, उस पर्सन के इंटेलिजेंस से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। जो भी क्वालिटी उस पर्सन की है वो सभी क्वालिटी उसके EQ से रिलेटेड है। दैट मीन्स इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस। सो व्हाट इज दैट इमोशनल इंटेलिजेंस? मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, आपको आजकल जब भी कोई इंटरव्यू के लिए ऑफिस में या कोई कॉर्पोरेट सेटअप में जाता है, तो वहां पे उसके मार्क लिस्ट नहीं देखी जाती, वहां पे उसका EQ टेस्टिंग नहीं होता है, वहां पे उसका IQ टेस्टिंग नहीं होता है, EQ टेस्टिंग होता है। IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपको सक्सेस के द्वार तक लेके जाएगा, सक्सेस के दरवाजे तक लेके जाएगा, लेकिन उसके आगे एंटर करने के लिए, वो सक्सेस मेंटेन करने के लिए आपको जरूरत है EQ की, इमोशनल इंटेलिजेंस की। सो व्हाट आर इमोशनल इंटेलिजेंस? डियर फ्रेंड्स, इट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। कितने इमोजीज हम एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं। व्हाट्सएप ने तो बहुत आसान कर दिया है। हैप्पी हो गए, हैप्पी वाला इमोजी डाल दिया, एंग्री हो गए, एंगर वाला डाल दिया, फ्लाइंग किस वाला डाल दिया, कंफ्यूजन वाला डाल दिया। ऑल आर इमोजीज रिलेटेड टू योर इमोशंस। पहले बोलना पड़ता था यार आई एम हैप्पी, बट अभी बस इमोजी डाल दो, सामने वाला समझ जाता है कि यस यू आर हैप्पी और यू आर सैड। बट मेरे फ्रेंड्स, जैसे हम इमोजी को समझ सकते हैं, वैसे खुद को या सामने वाले फ्रेंड्स को समझ पा रहे हैं? क्या हम हमारे पेरेंट्स के इमोशन को समझ पा रहे हैं? क्या हम हमारे पेरेंट्स के फेस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? नहीं। जितने इजीली हम ये इमोजीज रिकॉग्नाइज करते हैं ना, उससे 10% भी हम दूसरे के सामने वाले के फेस को देख के उसके इमोशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। इमोशंस एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं, इमोशंस अपने को मोटिवेशन देते हैं, इमोशंस अपने को हेल्प करते हैं आइदर ग्रो होने के लिए या डाउन होने के लिए। इसलिए फ्रेंड, रिकॉग्नाइज कीजिए अपना इमोशन क्या है, सामने वाले का इमोशन क्या है, इमोशन के लेयर को पहचानिए और उसको मैनेज कीजिए। अभी यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये इमोशन दिख रहा है कि यार ये तो बहुत एंगर, बहुत गुस्से में है ये इंसान। जैसे आपके फादर कभी कभी अपने को दिखते हैं कि ये बहुत गुस्से में है, लेकिन डियर फ्रेंड, में देख कौन से लेयर्स है और क्या है जो अपने को सोचने हैं, जो अपने को ढूंढने हैं। ये एंगर के पीछे कहीं पे अपने फादर या अपने फ्रेंड का या अपने कोई फैमिली मेंबर का सैड चेहरा तो नहीं है। वो सैडनेस कहीं पे वो आइसोलेट है उसकी वजह से तो नहीं है। किस वजह से आ रहा है ये? क्या चीज है जिसकी वजह से ये इमोशन आ रहे हैं? क्या चीज है जिसकी वजह से हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि वो उनको एंगर हमें दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे वाली फीलिंग क्या है, ये हमें रिकॉग्नाइज करना है। और जिस दिन हम ये रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे, तब हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे, तब हमारा EQ हाई होगा। और वो दिन दूर नहीं जब हमारा EQ हम खुद मेंटेन करेंगे। हैप्पी लाइफ के लिए दिल और दिमाग दोनों को साथ होना जरूरी है। खाली दिमाग एक जगह पे जाएगा और दिल दूसरी जगह पे तो कोई फायदा नहीं है। जिस दिन हम हमारा दिल दिमाग साथ में लेने के जाएंगे, उस दिन हमारी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। उस दिन दुनिया की कोई शक्ति हमें अनहैप्पी नहीं कर सकती है, हमें डिप्रेस नहीं कर सकती है, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकती है। मूवी का नाम बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आप सब लोगों को मालूम है। इसमें से कौन EQ रिलेटेड है और कौन IQ रिलेटेड है ये भी आप लोगों को मालूम है। बस अपने को समझना है कि मुझे कहाँ पे जाना है, IQ के वहां पे या EQ के साइड में। मालूम है इस एज के सबसे बड़े एनिमीज कौन से हैं? द बिगेस्ट टू एनिमीज ऑफ दिस एज ग्रुप, दिस वन इमोजी which is denoting anger.
और दूसरा इमोजी which is denoting stress, anger. Very frankly, I'm telling, it's not your problem. It's your age problem. अच्छी बात है, एंग्री होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स, एंगर होना राइट टाइम पे, राइट इंटेंसिटी में, राइट टोन में और राइट पर्सन से बहुत जरूरी है, तो वो एंगर को वैल्यू है, तो वो एंगर को हम समझ सकते हैं, तो वो एंगर फ्रूटफुल है. अदरवाइज इट इज ऑलवेज हार्मफुल if it is going to express your anger at the wrong time with the wrong person and with the wrong intensity and wrong tone. बहुत से लोग बोलेंगे कि यार मुझे नहीं एंगर आता, आई एम नॉट एट ऑल एंग्री, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता. तो चलो फ्रेंड्स, हम एक क्विज लेते हैं जिसमें कुछ सवालात मैंने दिए हुए हैं. जो सवाल का आंसर आपको खाली यस और नो में आपके पेपर पे लिखना है. ओनली राइट यस और नो. पहला सवाल है कि तुम्हें बहुत सी बार टेंशन जैसे फील होता है क्या? आपको स्ट्रेस आता है क्या? डू यू फील टेंशन मच ऑफ द टाइम? राइट आइदर यस और नो. सेकंड क्वेश्चन है, अब हम बहुत जल्दी किसी पे गुस्सा करते हैं या चिल्लाते हैं क्या? जैसे माँ पड़ोस में, अरे बोल दिया ना अभी मत खाना दे, या फिर फ्रेंड को बोलते, अरे बाबा दूंगे ना फोन, थोड़ा रुक जाओ. क्या हम ऐसे करते हैं क्या? राइट यस और नो. थर्ड क्वेश्चन है कि हम कभी गुस्से में किसी को मारते हैं क्या? भले ही वो छोटा भाई छोटी बहन हो या फिर अपना फ्रेंड हो या कोई अनजान इंसान हो, कभी हम गुस्से में किसी को मारा है? फोर्थ क्वेश्चन है, क्या हम किसी को गालियां देते हैं क्या गुस्से में? भले ही वो सिंपल गाली हो. आर यू मैड? दिस इज ऑल्सो कर्सिंग टाइप. क्या हम ऐसे करते हैं क्या? और आर यू स्टूपिड? दिस इज ऑल्सो, आप समझ सकते हो मुझे क्या बोलना है. अगला जो क्वेश्चन है वो आता है कि ये जो गुस्सा है ये मुझे हफ्ते में 3 बार से ज्यादा आता है क्या? इज इट मोर देन 3 times a week with anyone, not with the same person? भले ही कभी माँ हो, कभी फ्रेंड हो, या कभी छोटा भाई हो, या कभी कोई अनजान इंसान हो, ट्रैफिक में जा रहे हो, बीच में से उसने साइड कट लिया और हम गुस्सा हो जाते हैं. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एंगर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ने आपको बोला है कि इतना चिल्लाया है, कि इतना कुछ बोला है किसी ने कि बाबा तू बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, ऐसे कभी किसी ने आपको बोला है क्या? कभी आपको लगता है कि जब आप एंग्री होते हैं तो आप बहुत पावरफुल होते हो? आपको लगते हो कि जब आप गुस्से में होते हो तो शक्तिशाली होते हो? जस्ट राइट यस और नो. When you get angry, are you able to calm yourself quickly? गुस्सा ना ठीक है, लेकिन गुस्सा आते ही आप खुद को शांत भी कर पाते हो क्या? ये नेक्स्ट, उसको आपको यस और नो में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गेट इनटू रोड रेंज? यानी इतना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंगर आता है कि अपन कुछ भी तोड़ फोड़ देते हैं क्या? इस फॉर्म तक हम जाते हैं क्या? नेक्स्ट है, डू यू फील प्राउड अबाउट योर आउटबर्स्ट? क्या हमें लगता है देख मेरे पे उस पर गुस्सा हो गया तो कैसे वो शांत हो गया? ऐसे कभी आपको प्राउड फीलिंग आती है? मालूम है कल मैंने मम्मी को जोर से बोला ना तो उसने टीवी बंद ही नहीं किया. ऐसे कभी अपने को लगता है क्या? और द लास्ट क्वेश्चन इज, जैसे ही हम गुस्सा होते तो कब लगता है कि मार पीट को उसको ठोक डाले? ठोका नहीं है, लेकिन वो थॉट्स आ रहे हैं. और नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में था कि आपने ठोका है, मारा है किसी को. So do you think the violence occurs in your mind? So बच्चों, अभी जो भी तुमने yes no लिखे हैं उसमें से only yes आप कैलकुलेट कीजिए कि कितने बार आपने yes लिखा है. Whether it is 2, 3, 4, 5, please write it down. कितनी बार आपने yes लिखा है. If the yes is more than 6 times in your questionnaire, then you are high anger prone. यानी आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है. If yes is between 4 to 6, then you are
एंगर प्रोन, यानी आप उस पर्सनालिटी में हो। और if it is less than 4, then it's okay, you are a different personality and I'm glad for that personality. Clap for yourself. So anger बहुत आसान है आना, लेकिन वो एंगर की स्टाइल क्या है, कैसे उसे मैनेज करना चाहिए। एक्सप्लोडर, यानी हम तुरंत उसको बर्स्ट करते, क्या बॉम्ब के जैसे, गुस्सा आया छोड़ दिया। या हम क्वाइट वन है, यानी कितना भी गुस्सा हो तो हम शांति रहते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि वेदर आई एम एंग्री और नॉट। या फिर मैं सप्रेसर हूँ कि बाबा मैं मेरा गुस्सा संभाल के रखता हूँ और सामने वाला देखता है कि यार ये गुस्से में है लेकिन शांत है। या फिर मेरे एंगर स्टाइल है ब्लेम करने की, यार उसने ऐसे किया ना, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है। इज इट दैट स्टाइल? और इट इज अ डिस्प्लेसर, यानी स्कूल में टीचर ने गुस्सा किया और बच्चे ने आके मम्मी के ऊपर पूरा गुस्सा निकाल दिया। इज इट दैट डिस्प्लेसर टाइप ऑफ एंगर? या फिर गुस्सा फ्रेंड पे थे, फ्रेंड ने तुम्हें गुस्सा किया, तुमने आके छोटे भाई पे गुस्सा निकाल दिया। आर यू डिस्प्लेसर और यू आर इन अ प्रॉब्लम सॉल्वर कैटेगरी? किस स्टाइल में हमारा एंगर आता है ये हमें देखना जरूरी है। इन 6 में से हम किसी न किसी एक टाइप में अपने को फिट करना जरूरी है। और फ्रेंड्स, ऑल अबव 5 आर डेंजरस, ओनली द लास्ट वन शुड बी आवर स्टाइल। तो कैसे मैनेज करें? हाउ टू मैनेज आवर एंगर? देखिए, एंगर एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने बताया सही टाइम पे और सही तरीके से कीजिए। एंगर आए तो उसके पीछे की फीलिंग को समझिए कि किस वजह से एंगर आ रहा है, किस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, वो पहले जानिए। टेक अ पॉज ऑफ 6 सेकेंड। जैसे हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि बाबा गुस्सा आते ही 1 से 10 तक काउंट करो, वो सही तरीका है, ये साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है, क्योंकि हमारे कॉर्टेक्स तक वो सिग्नल जाने में, वो ट्रिगर फैक्टर सिग्नल में कन्वर्ट होने में 6 to 8 सेकंड का पीरियड लगता है। तो फ्रेंड्स, वो 6 सेकंड तक अगर आपने अपना इम्पल्स वो एंगर कंट्रोल में कर लिया, सो डेफिनेटली वो आउटबर्स्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। बस इज इट नॉट इजी टू वेट फॉर द 6 सेकंड? 1 2 3 कौन काउंट करेगा? सो ऐसे टाइम पे मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगी कि कोई भी 6 ऐसे प्लेसेस को इमेजिन कीजिए जहाँ पे आपको जाना है। आई वॉन्ट टू गो टू आगरा, so imagine the Taj Mahal over there. I want to go to the Hyderabad. Imagine the Char Minar over there. Like that, imagine the 6 places over there in your mind. और फिर बाद में कोई भी 6 चीज आप ले सकते हो। हमेशा प्लेसेस लोगे तो बोर हो जाओगे। कभी फ्रूट लीजिए, कभी फ्लावर लीजिए, या कभी किसी का नेम कंसिडर कीजिए। This is a way to manage your anger. There are multiple ways, but these are some shortcuts जो मैं आपको बता रही हूँ due to lack of time. I have to go a little bit faster, I know, so there should be time for question answer also. So the simple mnemonic for managing your anger is the ruler. बोले तो recognize कीजिए उसको, anger को पहचानिए, अंडरस्टैंड कीजिए किस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या वजह है उसके पीछे। लेबलिंग, उसको लेबल कीजिए। कोई भी अपना इमोशन हो, भले एंगर हो, प्यार हो, हेट हो, उसको लेबल करने की आदत डालिए, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी तभी कम होती है जब हम उसको लेबलिंग करना शुरू करते हैं। एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस इट विद द राइट पर्सन, विद द राइट टाइम, विद द राइट टोन, एंड ट्राई टू रेगुलेट इट, कंट्रोल इट, एंड दैट इज द वे टू द कंट्रोलिंग द एंगर। स्ट्रेस अननोइंगली सबको आता है। आपको मालूम है स्ट्रेस किस वजह से आता है? जब हम हमारे इमोशंस को सप्रेस करते हैं, एंगर को सप्रेस करेंगे, एंजाइटी को सप्रेस करेंगे, एग्जाम फियर है उसको सप्रेस करेंगे, जब हम हमारे इमोशन से खुद फाइट करना चाहेंगे, यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सप्रेस करेंगे, देन इट कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रेस। यार ये क्या इतना एग्जाम का टेंशन आ रहा है, लेकिन अभी किसको बताओ, कैसे बताओ। सप्रेस करेंगे, स्ट्रेस में कन्वर्ट होगा। या फिर हम उसे इग्नोर करेंगे तो भी वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होगा। लाइक एग्जाम अभी तो 6 महीना है यार, पढ़ लेंगे, इग्नोरिंग, एंड देन एंड मोमेंट पे वो इट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेस। सो इट इज वेरी इजी इन दिस एज टू गेट द स्ट्रेस। बट स्ट्रेस सबको आता है, लेकिन स्ट्रेस में बीच बीच में नॉर्मल होना जरूरी है। अगर आप नॉर्मल नहीं हो पाए तो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, एंड डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक आ रहा है।
यंग एज में अपने को किडनी प्रॉब्लम आ रहा है. दिस इज द रीजन कि अगर सही एज में अपने स्ट्रेस को बैलेंस नहीं किया तो बीपी बोलिए, डायबिटीज बोलिए, हर चीजें आप लोगों को मिलने के लिए तैयार है. उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है. ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ तो नहीं होने वाला है, ये तो मेरी फ्रेंड के साथ होने वाला है. बट आपका कब आएगा ना, ये कोई नहीं बता सकता है. When will be your turn? That's difficult to say. So stress कम करने के लिए again the RAIN technique. Recognize it, accept it. Accept कीजिए कि stress है. Investigate it, किस वजह से stress आ रहा है. काम का है, किसी और चीज का है, या हॉबी क्लास का है, या परफॉर्मेंस का है, या मेरी बॉडी इमेज का है. आज तो बहुत पिंपल्स है, आज तो ये है, या आज तो किसी ने फोन पे बात ही नहीं की. किस चीज का, उसे इन्वेस्टिगेट कीजिएगा और उसे डायग्नोज करके रिलीव कीजिएगा. आई विल स्किप विद दिस स्टडी. डेफिनेटली हम सब लोग इस पॉइंट में है, लेकिन अगर सक्सेस चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, तो हमें डेफिनेटली अलग बिहेव करना पड़ेगा, अलग सोच लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा फैक्ट्स को और उसको फेस करना पड़ेगा. तभी हम जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे. I will skip the slides. Friends, this is our circle that we love. But now it will be difficult to rewind all the lectures. I'm just going fastly to the slides. The young age जो मैंने बताया, health stress, the ball game, उसका score जो भी हमने देखना चाहा था, उसके इफेक्ट जो मैंने बताए थे. This is teenage brain. ये तो अपना DP का स्लाइड है जो everyone is familiar. Mark, this is your frontal cortex, prefrontal cortex that I wanted to show you. And उसके फंक्शन जो मैंने आपको मेंशन किए हुए थे. This is your dilemma, whether to say whether it's past, future or present. Again, this is a mindful that I wanted to show you कि अपना mindful होना चाहिए, ना कि different things से full होना चाहिए. This greenery that I mentioned कि everyone wants to have, the ideal person that I wanted to share, and the emotional intelligence that I want to recognize कि what is emotional intelligence, and these are the emotions, that emojis that we share on our WhatsApp every time, but difficult to recognize on our own family and our friends. These are the layers that I wanted to show you. This is the anger. Though our father is angry, our friend is looking angry from outside, but maybe he may be isolated or maybe sad or he may be crying. That we have to recognize by learning our emotions with their emotions. जो मैंने बताया, दिल और दिमाग को साथ में काम करना है. This is the picture that we all know, and we know EQ and IQ कहाँ पे है और हमें किसके साथ आगे बढ़ना है. Veena ma'am, I wanted to interrupt you. Anger and stress. And please. Veena ma'am, Yes, last 8 minutes are remaining. Okay, can we rejoin again for the question answer session? Yes, Have you yes, finished sure. up with the slide? Yes. Yeah, this is your questionnaire. I'm so sorry आप देख नहीं पाए. Can you take the picture of it and just write yes or no? If you are yes is more than 6, you are highly anger prone. 4, the definitely you are a calm personality. This is your anger style. Can you take the picture of it and recognize what is your anger style? We can discuss it later on also. This is your way to manage the anger, the ruler factor. Recognize, understand, label, express, and regulate it. The mnemonic for managing your anger. Stress that I was telling you. The stress factor, the stress लेकिन बीच बीच में नॉर्मलाइज भी हो जाओ. अगर नॉर्मलाइज नहीं हो पाए, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक हो या किडनी बीमारी हो, सब अपने लिए खड़े हैं वेलकम करने के लिए. एंड दिस इज अ पिक्चर कि फ्रेंड्स, मालूम नहीं आज उसके नंबर है, कब अपना नंबर आ जाए. आज ये है सुशांत सिंह को भी मालूम नहीं था कि उसका टर्न आने वाला है, बट दीपिका ने आइडेंटिफाई कर लिया. सी रिकॉग्नाइज इट एंड सी सॉल्व हर ओन प्रॉब्लम विद डिफरेंट वे. डेफिनेटली हर एक का वे अलग है, बट पहले रिकॉग्नाइज करना शुरू कीजिएगी कि कहाँ पे आना है. और दिस इज द रेन टेक्निक टू मैनेज द स्ट्रेस. प्लीज टेक द पिक्चर ऑफ इट. रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, इन्वेस्टिगेट इट. ये स्टडी मैंने ये किया, बट मैं बताना चाह रही थी कि बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. Be IQ oriented, not the EQ oriented. You should be, and come into the different pond, not with the same pond. मेरे फ्रेंड से अब फ्रेंड यही सोचते तो मैं क्यों ना सोचूं. छोड़ दो ये ख्यालात. Why not think differently? And why not other make feel differently? That I'm skipping. And these are the friend circles that we love to have,
and we should have friend circle, but definitely family को भी time आना जरूरी है. At the last, happiness is our choice. We want to be happy or sad. And thank you for the listening. Now we will join for the question answer session. Thank you very much. Namrata, Yes, please join for the question answer session. Yes, we will join after 5 minutes. It's 9:57. So after 3 minutes, all of you can join back on the same link. Okay. Everybody, please join within 5 minutes with the same link for the question answer session. Please do join. We have got so many questions on our group. Very nice drawing is going on. Thank you very much for our drawing. जितना आप इससे दूर भागना चाहोगे, जितना आप उसके लिए चिंतित होगे, स्ट्रेस रहोगे, उतना वो आपको करीब लेगा. ये एक्ने का फैक्ट है, ये प्लीज समझिए. ऑयली स्किन के बच्चों के लिए, ऑयली स्किन के लोगों के लिए एक्ने काफी ज्यादा प्रमाण में होता है. इसलिए ऑयली स्किन के लोगों ने फ्रिक्वेंटली अपना हेयर फेस वॉश करना चाहिए with a normal water. No need to apply hanky fanky face wash or some gel. कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. दिन में 3 या 4 बार जब भी आपको लगे कि फेस पे ऑयल अपीयर हुआ है, टिश्यू पेपर लेके आप फेस पे रख के देख सकते हो कि वेदर योर स्किन इज ऑयली, ड्राई और मिक्स. टिश्यू पेपर में अगर ऑयल लग रहा है, सो इट्स योर ऑयली काइंड ऑफ स्किन एंड इट इज प्रोन फॉर एक्ने. फॉर दैट स्किन यू हैव टू रिपीटेड वॉश योर फेस, मेक इट ड्राई. डोंट अप्लाई एनीथिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इफ यू आर गेटिंग एक्ने, क्योंकि जितना आप अप्लाई करोगे उतना वो इन्फेक्ट होगी और उतना वो अपने को डिसफिगर देगी. सो फ्रेंड्स, वही है सलाह है कि एक्ने को एक्सेप्ट कीजिएगा. इट इज अ साइन ऑफ प्यूबर्टी, इट इज अ साइन ऑफ यंग एज. जितना आप उसको पास लाओगे उतना आप उससे टेंशन फ्री होंगे. Okay, ma'am, I have got the second question again. What about weight reduction in young age? देखिएगा, वेट रिडक्शन भले ही वो यंग एज हो या कोई भी एज हो, I will strictly tell you कि don't go behind dieting or some fancy diet. Please don't go behind, rather go behind the exercise. मुझे ये खाना नहीं है, मुझे वो नहीं खाना है, या मुझे ये परहेज है, मुझे इतना ही खाना है, that is wrong thing. आप चाहे वो खा सकते हो, इस एज में नहीं खाओगे तो कब खाओगे, बट जितना खाओगे उतना एक्सरसाइज करना जरूरी है. नहीं तो बस बेकरी प्रोडक्ट खाते जा रहे हो, बॉडी को कोई एक्सरसाइज नहीं है. That is a reason you will get more obese, more weight, and then you will say कि मैम आपने तो बोला था कि कुछ भी खा सकते हो, चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो. लेकिन फ्रेंड्स, जितना खाओ उतना हजम करने की तैयारी रखो. अगर मैंने एक्स्ट्रा कैलोरीज खाए हैं तो मैं उतना एक्स्ट्रा बर्नआउट भी करूंगा. आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल टू गो टू जिम, बट डेफिनेटली इतना एक्सरसाइज हम लोगों ने सनलाइट में करना ही चाहिए कि जिसकी वजह से अपने को पसीना आए. वी विल गेट द स्वेट. फ्रैंकली खुद सोचो कि आप में से कितने लोगों को पसीना आया है. लास्ट 1 हफ्ते में, 1 महीने में सोचिए किसको पसीना आया है. जबकि ये पसीना अपनी उम्र, अपनी एज, कोई भी हो, उसके लिए जरूरी है. दिस इज पसीना अपने को दिखाता है कि हम कितना हेल्दी है. दिस इज अ वे आउट फॉर द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी टू कम आउट. सो फ्रेंड्स, आई विल जस्ट रेकमेंड कि फॉर वेट रिडक्शन के लिए डोंट गो बिहाइंड डाइटिंग और एनी काइंड ऑफ जिम और एनी डाइट प्लान. Just exercise yourself that much that you will get sweat. With that motto only, if you will start, you will find a result in yourself. I think I am pretty clear. Okay, and the next common question is, what about height improvement? Height, again the same problem. देखिए, height का ऐसा है कि एक particular age में ही आपको growth होनी है. Once you cross your particular age, you will not going to achieve height whatever you do. हाँ, कोई फैक्टर्स फैमिली में रन होता है. जैसे मम्मी पापा छोटे हैं तो एक डिजायरेबल हाइट तक आओगे, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. इफ यू थॉट कि आई वांट अ गुड हाइट एंड यू आर गोइंग टू टेक एफर्ट फॉर इट, एफर्ट इन द सेंस, हाइट के किस चीज से बढ़ती है? अपने बोन्स से. बोन्स किस चीज से बना हुआ है? कैल्शियम से, विटामिन डी से, फॉस्फोरस से. सो इफ यू आर गोइंग टू टेक दैट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन इक्वल अमाउंट विद अ रेगुलर बेसिस, प्लस विटामिन डी जो कि भगवान ने हमें फ्री में दिया है लेकिन हम लेना नहीं चाहते या हमें टाइम ही नहीं मिलता है वो लेने के लिए, इसलिए आजकल जिसको देखो वो विटामिन डी की बीमारी में है. जैसे कोरोना का पैंडेमिक है ना पूरी जग में, वैसे ही विटामिन डी का पैंडेमिक है. जबकि भारत में तो सनलाइट बहुत फ्रीली और अच्छी तरीके से अवेलेबल है. फॉरेनर्स भारत में आते हैं सनलाइट एक्सपोज करने के लिए, सन बात लेने के लिए. लेकिन जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने सनलाइट को एक्सपोज किया है? सनलाइट यानी भर दोपहर का धूप नहीं बता रही हूँ मैं. सनलाइट आफ्टर सनराइज 1 hour, बिफोर सनसेट 1 hour. That is the golden hour to get the vitamin D. If you are going to catch things, exercise properly, give
effort to your bones, then definitely you will going to have a good height. But definitely कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कोई हार्मोन डेफिशिएंसी होती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन की कमतरता है, तो आप कितना भी चाहो तो नहीं होगे अनलेस एंड अनटिल यू विल टेक द ग्रोथ हार्मोन सप्लीमेंट. सो फ्रेंड्स, अगर आपने सब तरीके ट्राई किए हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू गो टू योर डॉक्टर, इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्ली कि क्या वजह है हाइट नहीं ग्रो हो रही है. मे बी देयर मे बी सम डिसऑर्डर्स एंड दैट डॉक्टर कैन सॉल्व. Okay, the next common question is, what about the differences in the opinions of parent and teenagers? ओके, हर घर की कहानी, घर घर की कहानी, कहीं पे भी ये छूटता नहीं है, किसी जनरेशन में छूटता नहीं है. अब आप बोलोगे मेरे और मेरे पापा के बीच में ही है, मेरे और मेरी मम्मी, नहीं, ऐसे नहीं है. जब आपके पेरेंट्स छोटे थे तब उनके पेरेंट्स और उनके बीच में भी सेम होता था. बट ओनली थिंग, मैच्योरिटी या फिर इंटेंसिटी कम ज्यादा इसमें है. आज का युग अलग है. पहले के युग में एक साथ घर में 5-6 बच्चे होते थे तो उन्हीं में वो मैच्योर होके बड़े हो जाते थे, एक दूसरे से सीख लेते थे. बट नाउ द न्यू एरा ऑफ वन किड, दो बच्चे, हम दो, हमारे दो, या ट्रायंगुलर फैमिली, दीज आर द सिचुएशंस कि जहाँ पे हम एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं पेरेंट्स के लिए भी वर्कशॉप लेती हूँ. मेरे पेरेंटिंग पे बहुत वर्कशॉप होते हैं, वहां पे मैं पेरेंट्स को भी समझाती हूँ. लेकिन इस वर्कशॉप में हम पेरेंट्स को थोड़ा साइड में रखते हैं और खुद के लिए सोचते हैं कि एज अ यंग एज हमने क्या करना चाहिए. आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट चेंजिंग, you start thinking their emotions, their appreciation. Definitely उसका इफेक्ट आपके सराउंडिंग पे, आपके फैमिली पे, आपके पेरेंट्स के ऊपर डेफिनेटली आने वाला है. The change should begin from ourselves. It has to. The charity always begin from home. ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग. अगर आपको किसी भी चीज में चेंज चाहिए है तो पहले वो चेंज खुद में लाइए. डेफिनेटली उसका असर ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स और सराउंडिंग पे आना ही है 100%. किसी को टाइम लगेगा, so definitely we are there to help you out, but start thinking and start implementing on it. Okay, the next common question is how to control on anger. एंगर मैनेजमेंट का मैंने बताया कि प्लीज एंगर को कंट्रोल मत कीजिएगा, डोंट सप्रेस इट, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस. एंगर को एक्सप्रेस कीजिए, बट सही आदमी पे, सही तरीके से, सही टोन पे. मम्मी का गुस्सा आया, मम्मी के फ्रेंड बैठी और वहीं पे गुस्सा निकाल दिया, नॉट अ गुड वे. गुस्सा आया ना, समझिए आपको किस चीज से गुस्सा आया है, बाद में उसको मम्मी के साथ डिस्कस कीजिएगा कि मुझे इस चीज पे इस वजह से गुस्सा आया है. फ्रेंड्स पे गुस्सा आया है, तुरंत वो सिचुएशन को, फ्रेंड का ग्रुप बैठा है, आपको गुस्सा आया, ग्रुप छोड़ के निकल गए, दैट्स नॉट द वे. नेवर 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 वॉक ऑफ द सिचुएशन. ऑलवेज फेस द सिचुएशन. ऑलवेज आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉज ऑफ एंगर. एंड आई हैव गिवन यू द निमोनिक रूलर अप्रोच, RULER. दैट रूलर अप्रोच शुड बी देयर to identify your anger, recognize it, understand it, label it, get it by, identify your emotion and then implement it. That is the way you should handle your anger. मैं आपको बताऊं, हम जब बच्चे थे ना, किसी चीज से गुस्सा आता था ना, तुरंत हम भूल भी जाते थे कि गुस्सा हुए हैं. लेकिन जैसे जैसे तो उस एज में भी गुस्सा आता था, मम्मी ने चॉकलेट नहीं दिया, गुस्सा हो गए, पापा ने थप्पड़ मारी, गुस्सा हो गए, लेकिन हम नॉर्मलाइज बहुत जल्दी होते थे. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हमारा वो इक्विलिब्रियम यानी एंगर को वापस बेसलाइन पे लाने की जो स्पीड है वो कम होते जाती है. आई विल गिव अ स्मॉल वेरी इजी इक्वेशन. योर एज +2, यानी सपोज आपका एज है 15 ईयर, +2 यानी 17 minutes will require for your anger to come down. So you have to control your impulse for the 17 minutes. बचपन में अपनी उम्र होती है 4 ईयर, 4 + 2 6, यानी अपना एंगर 6 मिनट में गायब भी हो जाता था. दूसरे दिन याद भी नहीं आता था कि यार हमें गुस्सा किस चीज पे आया था. और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे फ्रेंड्स ये एंगर की इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन बढ़ते जाता है. दिस इज द राइट एज. इसका फायदा आपको खुद को तो होगा ही, बट आपके पेरेंट्स, आपकी फ्यूचर फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके प्रोफेशन, सभी जगह पे इसका फायदा होने वाला है इफ यू आर नोइंग हाउ टू कंट्रोल योर एंगर. Okay, the next question is, some of the students have want to ask about decision management. Can you give some tips to take decisions easily? डिसीजन मैनेजमेंट, देखिए डिसीजन हर अलग अलग चीज पे होता है, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्टडी, प्रोफेशन, फाइनेंस, फैमिली, सेल्फ, या अपना कोई फ्रेंड है उसके ऊपर डिसीजन लेना है. व्हेनेवर यू आर इन कंफ्यूजन, एक ही रूल समझ में लेना है फ्रेंड्स, कि जब भी कंफ्यूजन होना, अपने साथ वालों का अपन ओपिनियन लेना चाहते हैं.
मैंने तो मेरे फ्रेंड्स को पूछा, उसने मुझे ये सलाह दी तो मैंने ऐसे एक्ट कर लिया. दैट इज टोटली रॉन्ग. जैसे मैंने आपको समझाया कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी भी इमैच्योर है, उसमें डिसीजन लेने की पावर नहीं है, सही गलत को समझने का उसमें अभी कैपेसिटी नहीं है. सो फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड जो आपके उम्र के हैं उनका भी वही हाल है. हाउ आर दे गोइंग टू बी मोर एक्सपीरियंस? सो ऐसे टाइम पे आपका कोई भी जो न्यूट्रल पर्सन है, आपको पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेना तो आप न्यूट्रल पर्सन की हेल्प रख सकते हो, भले ही वो डिस्टेंस रिलेटिव्स हो, भले ही आपका कोई फैमिली मेंबर हो या आपकी टीचर हो. और जो मैं आपको बताई, जैसे नीता भाभी ने बताया कि मैंने ऑनलाइन कंसल्टिंग में मेरे पास बहुत से यही प्रॉब्लम्स आते हैं कि मैडम हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में हमने क्या करना है. मुझे लगता है ये सही है लेकिन पेरेंट्स बता रहे ये सही है और मेरा भाई तो कुछ अलग ही बता रहा है, मैं क्या करूं? This is a new era's problem, and for that reason I'm very proud to say that my clinic is the first online clinic in North Maharashtra zone which is giving consulting for the adolescent people. And I'm very proudly saying that not only from Maharashtra, I'm getting phone calls from the Hyderabad, from Delhi, from out of the Chennai also to solve their problem. It's a demand of the generation. बता सकते हैं कि 21st century का डिमांड है कि solve your problem. If not by your own, if you are confused, take your help of the family member, teacher, or some other unknown person who is neutral. Okay. Next one, please. The next question is about time management for the students which are from 3rd to 5th grade. This is a common question from the students from 3rd to 5th grade. Yes. I do agree. It's not only for student, even we also run behind the time. लेकिन मैं आपको एक बता दूं, सबकी घड़ी में 24 ही घंटा है. जो बच्चा फर्स्ट आता है उसकी घड़ी में उतना ही घंटा मिलेगा जितना आपकी घड़ी में है. जो बच्चा इंजीनियरिंग उसके डिजायर प्रोफेशनल हायर करता है उसको भी उतना ही टाइम मिलता है जितना आपको मिलता है. द ओनली थिंग वी हैव टू प्रॉपरली गिव प्रायोरिटी टू आवर टाइम. एक काम करना है, सब लोगों ने अपना शेड्यूल लिखना है. हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है. जैसे किसी की प्रायोरिटी है मुझे करियर करना है, किसी की प्रायोरिटी है कि नहीं मुझे फैमिली को टाइम देना है, किसी की दोस्तों की प्रायोरिटी होती है. बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, in your age group the priority should be stepwise. It's a study, career, family, friends, and then boyfriend or girlfriend, whatever is your relation. So first priority, whatever is the situation, should be given to the study. Study doesn't mean only bookish study. Study can be your hobby also. Time for your hobby that can regenerate your energy. Someone wants to do career in academic career, someone wants to do career in music, someone want to do career in athletic. So friends, the sincere system, wherever you want to do your career, give first priority to that one. सब कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है, लेकिन कोशिश करे तो क्यों नहीं बन सकता है. सचिन तेंदुलकर एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं था लेकिन उसने उसकी प्रायोरिटी सेट की क्रिकेट के लिए. So definitely we have to set our priority. And whenever you are going to set our priority, then only you are going to manage time. Otherwise, बाबा है एग्जाम देख लेंगे, अभी कहाँ बुक कंप्लीट करना है, अभी अपन थोड़ा वीडियो गेम, मम्मी ने भले ही 30 मिनट बोला है हम 130 मिनट खेल लेंगे, यानी 1 hour 30 मिनट खेल लेंगे. That is wrong. If the time has decided for 30 minutes, follow that time schedule for 30 minutes. Complete your rest work, and if you are finding more time, then please go back to the video game again, but after doing all your other work. That's the way to manage the time. Otherwise it's always we are behind the clock कि पापा अरे बाप रे 10 मिनट बाकी है, 2 ही मिनट बाकी है, कैसे खत्म करूं. Even right now also we are behind the session, अरे इतना कम टाइम बाकी है, कैसे खत्म होगा. So what I have done, मैंने फटाफट last 5 slides scroll कर दिया. क्यों? Because I want to give more time to question answer session. That was my first priority. I think I am pretty clear. Yes. The next question is, and it is also a common question, how to clear confusions promptly in life. Sorry, I can't hear you properly. How to clear confusions in life. Confusion, भाई सबसे पहले तो confusion को समझना पड़ेगा कि ये confusion है. बहुत सी बार प्रॉब्लम यही आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम कंफ्यूज है. सो व्हाट इज द टाइम व्हेन यू शू रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन. कंफ्यूजन इट्स अ इमोशन. अगेन रिकॉग्नाइज योर कंफ्यूजन फर्स्ट. और जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे यार मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, तब तक आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. हाँ, अगर मुझे मालूम हो गया कि मुझे कंफ्यूजन है कि मैं म्यूजिक करूँ या तबला करूँ या गिटार को हाथ लगा लूँ,
अगर मुझे ये कंफ्यूजन समझ में आया है तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट कंफ्यूजन विद द एक्सपर्ट पर्सन इन दैट फील्ड, नॉट विद द सेल्फ और विद द फ्रेंड। मुझे तबला करना है, गिटार करना, वो एक्सपर्ट ही बता पाएगा ना भाई आप किस में एक्सपर्ट हो, इन विच फील्ड यू आर गुड, दैट एक्सपर्ट में एनालाइज। क्या आपका फ्रेंड है या आपकी मम्मी बता पाएगी ए नहीं यार तू गिटार कर क्योंकि मुझे गिटार अच्छा लगता है, दैट्स रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी बार कंफ्यूजन ये होता है यार बनना है डॉक्टर लेकिन अब क्या करूं, इंजीनियर ही बन जाओ क्या, दैट इज अ मोर कॉमन कंफ्यूजन। साइंस तो ले लिया सबने बोला इससे, लेकिन अभी करना क्या है, दैट इज अ कंफ्यूजन। लेकिन वो कंफ्यूजन सही टाइम पे डिस्कस कीजिएगा कि व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर मी इफ आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ मार्क, इफ आई एम गेटिंग दिस मार्क दैट इज गोइंग टू माय ऑप्शंस, इफ आई एम गेटिंग दिस मार्क दैट व्हाट विल बी द माय ऑप्शंस। And if I'm not going to discuss my confusion, my problem, how I expect the solution to come by its own? It will never come. Then you will go and fall into a wrong path, totally wrong path. So first of all, recognize your confusion, acknowledge it, respect it. Don't feel shy about it. Okay, the next question is how to increase confidence in ourselves. Yeah, it's a routine problem, dear. I'm not saying कि confidence, जैसे मैंने मेरे एक स्लाइड में भी बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस बोथ आर हार्मफुल। लेकिन कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए ना भाई, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम आगे कोई भी स्टेप नहीं कर पाएंगे। एंड हाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट, बाय बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज। थिंक अबाउट योरसेल्फ, talk to yourself where you are lagging behind, what are the fields, whether it is a language, whether it is a communication, whether it is a body image, what is the field where you are lagging, आप कहाँ कम होते जा रहे हो पहले उसको तो recognize कीजिए। और जो फील्ड आपको लगी कि मैं बॉडी इमेज में कम हूँ यानी मैं इतना प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, सो वर्क ऑन इट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाने से नहीं होते कोई ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस से दिखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय बोथ आर इक्वली ब्यूटीफुल, इक्वली चार्मिंग, लेकिन जब मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हेल्ड हुआ था बोथ वे पार्टिसिपेटिंग इन द सेम कॉन्टेस्ट एंड टू योर सरप्राइज सुष्मिता वाज द विनर of the Miss India contest and Aishwarya got the second position. In fact, Aishwarya is more beautiful, more charming, more gorgeous. I'm not saying Susmita is less, but Susmita is having full of confidence. So confidence is required, but it is going to come from the inner beauty, not from the outer one. So for building up the confidence, you have to recognize your drawbacks, your fallacies. कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, भगवान ने सभी को सब कुछ नहीं दिया है, सब में कमियां हैं, मुझ में है, आप में है, मेरे हस्बैंड में है, सब में है, मेरे बच्चों में भी है। लेकिन कमियों को दूर करना आना चाहिए और अपनी अच्छाइयों को उभारना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस आएगा। If I'm good in talking, I should go for the lectures. And if I'm good in talking and I'm starting writing, will it be good? Whether it is going to build up my confidence? No, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे क्या लिखा है ये, लिखते भी आ रहा है, कितना बेकार लिखा हुआ है ये। So it will demoralize me. It will decrease my confidence. So for that, important is to recognize your good quality, acknowledge them, culture them, and give fertilizer to them. Create an environment to grow them. Okay. Is that Then the clear? next common question is how to concentrate on studies. Some students are saying whenever they sit for the study, they are attracted towards mobile phones and TVs. देखिए, अगर आपको अट्रैक्शन हो रहा है स्टडी करते हुए कि मुझे मोबाइल फोन के पास जाना है, तो प्लीज जाइए, पहले वो खत्म कर दीजिए। क्योंकि आपको लग रहा है आपका दिमाग भटक रहा है टीवी की ओर, मोबाइल की ओर, और सामने बुक लेके बैठे हो, तो 100% लिख लो आप स्टडी नहीं कर पाओगे, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। वही आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे नीचे खेलने जाना है, और आप नीचे खेल के आ जाओ और फिर स्टडी के लिए बैठो। सी द स्पीड, यू विल डबल अप योर स्पीड, you can concentrate more, you can do your study better if you are going to focus on it. And if you are not going to focus it, definitely you are not going to perform. फिर बोलते हैं बच्चे कि मैम मैं तो 12 घंटे स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन स्टडी में देखिए कैसे स्कोर आ रहे हैं। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा इतना पढ़ता है कि आपको क्या बताऊं मैडम, लेकिन उसका स्कोर कभी 80 के ऊपर नहीं जा रहा है। अरे भाई कैसे जाएगा, खाली बुक सामने रखो तो पढ़ाई नहीं होती है, उसके दिल दिमाग का साथ में होना जरूरी है। और मैंने आपको बताया कभी भी सक्सेस चाहिए तो दिल और दिमाग को साथ में चलना पड़ेगा, तो सक्सेस आपके पास आएगी।
then you will be happy and cheerful, and then only you can achieve your target. Okay. Will Ma'am, it the be next okay? question is how to gain weight in young age? Gaining weight and losing weight both are the problem. But मैं आपको बता दूं, जैसे ये अपने फिजिक पे डिपेंड करता है. अगर आप बहुत स्ट्रेस आउट हो तो कभी वेट गेन नहीं करोगे. अगर आप बहुत स्ट्रेस आउट हो तो आप वेट गेन भी फटाफट करोगे. दे आर टू एक्सट्रीम्स. Definitely I'm talking about the two extremes, but believe me friends, this happens in life. अगर आप स्ट्रेसफुल हो तो वेट लॉस के साथ वेट गेन भी बहुत फास्ट होता है, देन ओबेज हो जाते हो. वेट गेन के लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि जरूरी नहीं कि बेकरी प्रोडक्ट ही खाना है, नॉनवेज ही खाना है. और वेजिटेरियन डाइट गिविंग यू द मोर न्यूट्रिएंट्स, मोर एनर्जी. द ओनली थिंग वी हैव टू टेक इट प्रॉपर्ली. वेट गेन कम है वेट अगर एज कंपेयर टू योर बॉडी टेक्सचर, फर्स्ट कैलकुलेट योर हाइट. योर वेट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू योर हाइट. ऐसे नहीं है कि 140 सेंटीमीटर का बच्चे का वेट 30 kg है तो इट्स लो वेट. यू हैव टू जज इट, यू हैव टू प्रॉपर्ली मॉनिटर इट. उसके साथ नहीं करने देती, और हाइपोथायराइड जो बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन भी कर लेती है. सो जस्ट डोंट सिट, इवैल्यूएट इट कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, एंड डोंट वेट फॉर गॉड टू गिव यू सम चार्म. यू हैव टू ब्रिंग इट फॉर योरसेल्फ. यू हैव टू मेक पाथ फॉर योरसेल्फ. Okay. The last question is how to face situations boldly without any fear. देखिएगा, बोल्डनेस यानी क्या? इट्स अगेन अ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब हम खुद को जानेंगे. जब मुझे ही मालूम नहीं कि मेरे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मेरे निगेटिव पॉइंट क्या है, सो हाउ आई एम गोइंग टू फेस दैट बोल्डली? नेवर एट ऑल. अगर मुझे कोई मैथ्स के क्लास में जाके बैठा दे और बोले कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, आई एम गोइंग टू फेस इट बोल्डली? नो, नेवर, बिकॉज दैट्स नॉट माय फील्ड. आई एम गोइंग टू बी देयर शाय एंड या डिप्रेस किड के जैसे बैठ जाऊंगी वहां पे कि क्या चल रहा है वहां पे. हाँ, वही कोई मुझे मेडिकल के क्लास में जाके बैठा दे तो आई एम गोइंग टू बी always the first to answer that kind of person. So definitely boldness is depends on your inner quality, your strength, your positivity. So recognize that, and from your negative quality don't go beyond. दो whatever ऐसा कि negative quality को घबराओ मत यार. जो negative है उस पे effort लो, उसको positive में convert कीजिए. It's very easy. Nothing is impossible in the world. We all know it. Negative क्या है? जो हमारे mind में वो negative है, और हम उसको सोचे कि हम इसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे. अगर हम सोचे तो डेफिनेटली देयर इज अ वे टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिविटी. तो ऑटोमेटिकली बोल्डनेस आ जाएगा डियर. नथिंग बिग शॉट थ्योरी इन दैट. Okay. These are the questions. Baki to all questions are common. I wanted to give one suggestion to all the parents and teenagers, those who have joined. Please do share your feedback in the group. Kindly share your feedback in our groups. Thank you. Over to you, Reena ma'am. Yes, that feedbacks are very important to improve our next session and for the next batch, because हमें भी अपने गलतियों से सीखना है. मुझे भी अपने फैलेसीज मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ पे लैगिंग हुई, मैंने बच्चों को क्या डिलीवर नहीं करा पाई. और डेफिनेटली द फॉर नेक्स्ट सेशन जो अपन कुछ दिनों के बाद लेंगे, उसमें आप क्या टॉपिक कवर करना चाहोगे, वी विल लाइक टू हियर दैट आल्सो. Okay, ma'am. Last 10 minutes are remaining. May I call Prachi? Prachi ma'am. Till that time, I wanted to say one thing, Reena ma'am. Many students and parents are asking for the next session, so we are very happy that you all are supporting us. Yeah, that's true. But the thing is, it has we may plan it soon, maybe towards a month end. Will it be okay? Let's see. We will keep on circulating the message and all the things. Okay, may I call Archana ji Rathi? Okay, Prabha ji. May I call Prabha ji Mundada? Prabha ji, you can unmute yourself. Hello. Okay. Prabha ji. Hello. Yes. Yes, Archana ji.
बहुत ही अच्छा सेशन लिया है आज डॉक्टर रीना जी राठी ने। बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नकारात्मकता, डिप्रेशन, एंगर मैनेजमेंट, सही राह दिखाने का और सकारात्मक की ओर बढ़ने के लिए उन्होंने जो वे फॉर हैप्पी लाइफ जो सबको बताया, सब बच्चों को सिखाया, सच में सबको यूजफुल था आज का सेशन और सभी बच्चों को और पेरेंट्स को भी बहुत पसंद आया। मैं मारवाड़ी युवा मंच मिड टाउन और नासिक जिला माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से डॉक्टर रीना जी राठी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया और आगे भी सभी बच्चों सबको अच्छा सपोर्ट करना, बस यही कहना है। Thank you so much, Reena ji Rathi, for making it successful.